हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू कैरियर एकेडमिक गाइड। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, सहायक उपनिरीक्षक लिपिक एवं सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2025 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया इन पदों के लिए वेतनमान। तो देखिए, इस पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय समूह का जो पद है उसके लिए वेतनमान रहेगा। यहाँ इन्होंने छठे और सातवें वेतन आयोग के अनुसार ये दोनों ही डिटेल दी हुई है। पे बैंड अगर छठे वेतन आयोग के अनुसार ये रहेगा 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4200, यानी जिसको 7th कमीशन के अकॉर्डिंग हम कहते हैं लेवल 6, 35,400 से 1,12,400 के पद। अधियाचित पद हैं 112। उसके बाद नेक्स्ट है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक। पे बैंड इसका रहेगा 5,200 से 20,200, ग्रेड पे 2,800, और जो सातवें वेतन आयोग के अनुसार ये रहेगा लेवल 5, 29,200 से 92,300। अधियाचित पद है यहाँ पर 311। इसके बाद नेक्स्ट है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा। पे बैंड इसका सेम ही है जैसा सेकंड में था। अधियाचित पद है 114, और कुल पदों का जो हो गया 537। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इन सभी अलग अलग पदों के लिए रिक्तियों की। तो देखिए, जो सबसे पहला पद है पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, इसके लिए जो अनारक्षित पदों की संख्या है वो है 49। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके लिए आरक्षित है 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29, अनुसूचित जाति के लिए 23, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो पद हैं वो है केवल एक पद। तो टोटल इसके लिए योग हो जाता है इन पदों के लिए 112। नेक्स्ट पद है पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक, जिसमें आरक्षित पदों की संख्या 128। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके 30, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 83, और अनुसूचित जाति के लिए है 64, और अनुसूचित जनजाति के हैं 6 पद। टोटल हो जाता है इसका 311। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पद, जिसमें आरक्षित पदों की संख्या है 50। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके रहेंगे 10 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 30, एससी 23, और अनुसूचित जनजाति का इसमें एक पद। टोटल इनकी संख्या हो जाती है 114 है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक। ये जितने भी पद हैं इन सभी हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी दोनों ही इसमें पात्र रहेंगे। ठीक है, और परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित हो सकती है, तो ये सभी में होता है। नेक्स्ट है आवेदन की समय सारणी। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 20/12/2025 यानी 20 दिसंबर 2025 से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट रहेगी 19 जनवरी 2026। आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि है 20 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026, यानी सेम रहेगी दोनों में। और जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि रहेगी 20 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक। अभ्यर्थी को आवेदन करने से पूर्व OTR कराना होगा, यानी जब आप इस फॉर्म को भरेंगे उससे पहले आपको इनकी साइट पर जा कर के एक लिंक मिल होगा, वहाँ पर उसे क्लिक करेंगे। वहाँ से आप अपना OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब एक बार आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो सारी इसमें फिल करनी होंगी, और फिर आगे जब भी आप इस साइट से जब भी कोई फॉर्म भरेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल्स आपकी फिल होकर के आ जाएंगी। तो इसलिए कोई भी फॉर्म अगर आपको भरना होगा सबसे पहले उसके लिए आपको OTR करना जरूरी रहता है। नेक्स्ट है आवेदन शुल्क। तो आवेदन शुल्क में देखिएगा, जो सामान्य EWS और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये का शुल्क है, और SC ST अभ्यर्थियों हेतु 400 रुपये का शुल्क है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अर्हताओं की। तो राष्ट्रीय अर्हता भारत का नागरिक हो, बाकी तो कॉमन रहती है। अब बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो देखिए, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग अर्हताएं हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पद के लिए शैक्षिक अर्हता की। तो इसमें देखिए काम है, स्नातक की उपाधि मांगी गई है। इसके बाद नेक्स्ट कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण, और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण आपके पास होना चाहिए, और न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी अशुलिपि श्रुति लेख। और इसमें जो शुद्धता का लेवल है वो बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे नीलिट के नाम से भी जानते हैं, NILIT, पूर्व में से कहते थे डोइक सोसाइटी। तो यहाँ से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की होनी चाहिए। ये सारी अर्हताएं हैं पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय पद के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक पद के लिए। तो इसमें भी स्नातक की उपाधि मांगी गई है, और साथ में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण, और कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकण, और इसमें शॉर्ट हैंड नहीं डिमांड किया गया है। साथ ही इसमें मांगा गया है भारत सरकार के इसमें नीलिट से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा पद के लिए। तो देखिए, हमें लेखा आ रहा है, तो इसलिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से वाणिज्य में यानी कॉमर्स में स्नातक उपाधि हो, या लेखा शास्त्र में परास्नातक डिप्लोमा, या सरकार द्वारा समकक्ष कोई अर्हता। में कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकण, और में है भारत सरकार के यानी कि वही नीलिट से O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। और साथ ही ध्यान रखिएगा, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। मतलब कहने का यह कि जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, जैसे अगर ग्रेजुएशन मांगा गया है तो ग्रेजुएशन आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप अपीयर कर रहे हैं या अपीयरिंग है
या अपीयर्ड हो चुके हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। मतलब आवेदन करने से पूर्व आपके पास संबंधित जो मार्कशीट है और प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए, उसके बाद ही आप आवेदन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अधिमानी अर्हता है, देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें दिया हुआ कि डोएक या नीलिक सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि अगर आपके पास है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। साथ ही यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान या महाविद्यालय से अगर आपने लॉ ग्रेजुएशन मतलब लॉ में अगर ग्रेजुएशन की है तो भी आपको अधिमान दिया जाएगा। और बाकी तो कॉमन है कि प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा की हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र आपने प्राप्त किया हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी आयु की। तो देखिए आयु में अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली और 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण न की हो। यानी कि जो आयु सीमा दी है वो दी है 21 वर्ष से 28 वर्ष। एंड साथ ही जो ओबीसी हैं या एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए खास करके जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी कि जो एससी एसटी ओबीसी में जो एज रिलैक्सेशन है केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही मिलता है। और उस दिशा में उच्चतर आयु सीमा में जनरली लगभग 5 वर्ष के आसपास ये छूट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफलाइन लिखित परीक्षा की। तो देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनकी 400 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। और इन 400 अंकों में देखिए कैसे इनको डिवाइड किया है। सबसे पहला है सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान। प्रश्नों की संख्या रहेगी 50 और कुल अंक अधिकतम रहेंगे इसके 100 अंक। यानी कि एक जो प्रश्न है आपका 2 अंक का होगा, तो 50 प्रश्नों की संख्या और 100 रह जाएंगे, 100 होंगे इसके अंक। नेक्स्ट है सामान्य जानकारी सामयिक विषय। इसमें भी प्रश्नों की संख्या 50 है, अंक 100। तो सभी में प्रश्नों की संख्या 50 रहेगी और हर प्रश्न इसका 2 अंक का रहेगा, तो टोटल 100 अंक हो जाएंगे। थर्ड है संख्यात्मक या मानसिक योग्यता परीक्षा। और फोर्थ है मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, मतलब रीजनिंग से मतलब है। तो सभी में प्रश्नों की संख्या आप देख रहे हैं 50 है और सभी के अंक हैं टोटल 100। और साथ ही ध्यान रखिएगा प्रत्येक विषय में 35% अंक अथवा नॉर्मलाइज्ड अंक, मतलब जो भी आपके अंक होंगे उनको नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया भी इसमें अपनाई जाएगी। तो प्रत्येक विषय में वो कम से कम 35% होने चाहिए और सारे विषयों को मिलाकर वो कम से कम 40% होने चाहिए। अगर इससे कम रहेंगे तो आप फिर मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है OMR आधारित परीक्षा प्रणाली ये रहेगी, यानी कि OMR शीट इसमें आपको मिलेगी। और साथ ही बताया गया कि बोर्ड लिखित परीक्षा को एक ही दिनांक में भी कर सकता है या एक से अधिक दिनांकों में भी कर सकता है या एक से अधिक पाली में भी कर सकता है, मतलब जैसा भी उसका सिस्टम हो। प्रश्न पत्र का जो लेवल है वो क्या रहेगा, जो भी उस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता डिमांड की गई है उसके अकॉर्डिंग ही उस पद का लेवल रहेगा। एंड लिखित परीक्षा की जो कुल अवधि रहेगी वो रहेगी 2 घंटा 30 मिनट, यानी 2.5 घंटे का आपका ये पेपर होगा। और प्रश्नों की कुल संख्या इसमें है 200, जैसा कि अभी आपने देखा था। और हर प्रश्न था 2 अंक का, तो कुल परीक्षा के अंक हो गए 400 अंकों में से ही आपको इसमें अंक दिए जाएंगे। साथ ही OMR उत्तर पत्रक में 3 प्रतियाँ होंगी, जिसमें से एक प्रति तो इसमें स्कैनिंग के लिए यूज होगी बाद में, दूसरी प्रति बोर्ड अपने रिकॉर्ड के लिए रखता है और तीसरी प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रवेश पत्र आप बोर्ड की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। ये वेबसाइट आप याद रखिएगा upppb.gov.in। यहाँ से आप अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर पाएंगे या जब भी सूचना आएगी। ये लिखित परीक्षा की तिथि और समय की सूचना समय समय पर बोर्ड की साइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो ये आप बोर्ड की साइट पर जुड़े रहिएगा या आप एक काम कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे ही इससे संबंधित कोई सूचना आएगी हम उस चैनल पर अपलोड कर देंगे। एंड साथ ही ध्यान रखिएगा यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर विकल्प सही पाए जाते हैं तो ऐसे किसी भी एक सही विकल्प को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे, परंतु किसी भी दशा में एक से अधिक विकल्पों को उत्तर के रूप में अंकित करने पर अभ्यर्थी को उस प्रश्न के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे। मतलब कहने का यह है कि अगर मान कोई क्वेश्चन दिया है उसमें 2 आंसर सही हैं, उन 2 में से अगर आपने किसी भी एक में लगाया तो आपको आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने दोनों ही लगा दिए तो आपको कोई नंबर उसमें नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको 2 विकल्प नहीं चूज़ करने कहीं भी, केवल 4 विकल्प अगर दिए गए हैं और आपको अगर ये भी लग रहा है कि 2 आंसर सही होंगे उसके, तो भी आपको उसका एक ही आंसर देना है जो आपको सबसे सही लगता है। नेक्स्ट आप लिखो कि संवीक्षण शारीरिक मानक परीक्षण, जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल होंगे उनकी अभिलेख सत्यापन होगा और शारीरिक मानक परीक्षण भी इसमें आगे होगा। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं शारीरिक मानक परीक्षण। तो देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ये सारी डिटेल्स दी गई हैं। ऊंचाई इसमें जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति की जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 156 सेंटीमीटर। सीना सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप होना चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर, यानी कम से कम 5 सेंटीमीटर का सीने का फुलाव इसमें डिमांड किया गया है। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए सीना मांगा गया 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और
5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ ये हो जाएगा टोटल 80 सेंटीमीटर, यानी कि सीना फुला करके 80 सेंटीमीटर। और साथ ही अलग से टिप्पणी भी दी है, न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। नेक्स्ट है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक, तो उनके लिए ऊंचाई इसमें गई है सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। और जो एसटी वर्ग की अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए न्यूनतम 145 सेंटीमीटर। सेकंड, वजन होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम। इसके बाद लिखित परीक्षा, अभिलेखों की संवीक्षा तथा शारीरिक मानक परीक्षा एवं कंप्यूटर टंकण एवं अशुल्क परीक्षा की तिथि व समय बोर्ड की वेबसाइट पर यथा समय अधिसूचित की जाएगी। तो आप, जैसे कि मैंने पहले कहा, या तो आप इस साइट से कनेक्टेड रहिए, ये जो साइट दी गई है यहाँ पर, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर से, ताकि जो भी कोई सूचना हो इससे रिलेटेड, चाहे वो लिखित परीक्षा की डेट की हो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की हो, या शारीरिक मानक परीक्षण की हो, या टंकण से संबंधित कोई चीज़ हो, तो वो हम इस चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भर्ती परीक्षाओं से और उनकी जो विभिन्न चरण हैं उनसे पूरी तरह से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा, इसके लिए बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी, यानी इसमें कोई वेटिंग लिस्ट नहीं प्रिपेयर की जाएगी। नेक्स्ट ध्यान रखना कि लंबावत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा, यानी कि जो SC ST OBC का आरक्षण या जो क्षैतिज आरक्षण है उसके लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। लेकिन साथ ही दिया गया है कि जो क्षैतिज आरक्षण में महिला संबंधी आरक्षण है, महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर चयन के समय सभी महिला अभ्यर्थियों, चाहे वे भारतवर्ष के किसी भी राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित हो, उन्हें विचार में लिया जाएगा। यानी कि जो क्षैतिज आरक्षण के अंदर महिला आरक्षण है वो सभी महिलाओं को दिया जाएगा, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए वर्टिकल आरक्षण में जो हमने अभी अधिकतम आयु सीमा में छूट की बात की थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पर अधिक आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है। नेक्स्ट है क्षैतिज आरक्षण, तो क्षैतिज आरक्षण में जो भूतपूर्व सैनिक रहेंगे उनके लिए 3 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा में छूट है। लेकिन साथ ही इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो ये 3 वर्ष की छूट रहेगी ये किस प्रकार से आएगी, भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी भूतपूर्व सैनिक की वर्तमान में जितनी आयु है उसमें से वो उस आयु को घटा दें जितनी उन्होंने सेना में सेवा की है। उसके बाद जो आयु आएगी वो निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि जितने भी ये प्रमाण पत्र हैं, चाहे वो SC ST या OBC का प्रमाण पत्र हो, या EWS का प्रमाण पत्र हो, या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र हो, वो किस तिथि तक होना चाहिए आपके पास, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक वो आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो आवेदन करने की अंतिम तिथि निकल गई और उसके बाद आपको जारी हो रहा है। मतलब आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले पहले वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो देखिए प्रक्रिया में क्या है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना OTR पर पंजीकरण करेंगे। तत्पश्चात अभ्यर्थी पुनः वेबसाइट uppbpb.gov.in पर आकर अपना आवेदन पत्र पूर्ण विवरण के साथ जमा करेंगे। आवेदन पत्र पूर्णतः भरने के बाद ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब प्रोसेस इसमें दी हुई है, आप स्वयं भी देख सकते हैं इसको, लेकिन OTR करना जरूरी रहेगा, तभी आप इस फॉर्म को आगे भर पाएंगे। ठीक है, एंड साथ ही फॉर्म भरते समय जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं या फोटो है या सिग्नेचर है उनकी स्कैन कॉपी अपने पास रखेंगे, या अगर आप लोग पहले से फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास ये सारी स्कैन कॉपी ऑलरेडी होंगी। ठीक है, बाकी इन्होंने डिटेल्स वगैरह दी कि हस्ताक्षर का मतलब कई बार थोड़ा साइज़ कम ज़्यादा हो जाता है, तो क्या साइज़ रहना चाहिए वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जैसे हस्ताक्षर में फाइल का साइज़ 30 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। और ये नहीं भी होता है तो आप उसको कंप्यूटर में अगर आप कर रहे हैं तो उसे पेंट के माध्यम से एडिट भी कर सकते हैं। वो पेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से एडिट भी हो जाता है और वो उस साइज़ में आ जाएगा। और अगर आप नहीं कर पाते तो आप बाहर से भी करवा सकते हैं इसको। अभ्यर्थी द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। मतलब अगर किसी ने मान लिया 3 आवेदन कर दीजिए तो जो आखिरी यानी जो 3rd आवेदन होगा उसको ही स्वीकार किया जाएगा। एंड ध्यान रखना कि आवेदन शुल्क जमा करने से पूर्व अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा किए जाने के पश्चात आवेदन पत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। यानी जो भी आपको चेंजेस करने हैं, आपने फॉर्म जमा कर दिया फॉर्म, लेकिन शुल्क जमा नहीं किया तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने शुल्क जमा कर दिया तो उसके बाद आप उसमें आवेदन पत्र में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड, ये थी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित रीसेंट अपडेट। इसी तरह के अदर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। मिलते हैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से संबंधित किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।